हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 498A मिसयूज की। दोस्तों, 498A का मिसयूज किस लेवल पे हो रहा है वो आज के समय पे किसी से भी छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 498A के मिसयूज के टाइम पे मॉरल कंडक्ट को लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। और आप देखिए 498A के मिसयूज के जो मामले होते हैं उनमें कई बार आप देखेंगे कि 498A की FIR में बहुत सारे अन्य सेक्शन भी लगे होते हैं। 376 IPC भी लगा होता है, 377 IPC भी लगा होता है। अब जो भी अगर इसको गलत लिखवा रहा है, गलत FIR लिखवा रहा है, वो एक बार भी ये नहीं सोचता इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कोर्ट में जब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे इस बारे में तो कितना ज्यादा लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। और जो कोर्ट है, कोर्ट भी सारी चीजों को समझती है। और यहां पर आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जहां पर कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में जो इस प्रकार की चीजें हैं, 376, 377 यौन उत्पीड़न का जो कुछ भी लिखाया जाता है, इन सब चीजों को डिमोटिवेट किया जाना चाहिए, इन सब चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। और साथ ही यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई वैवाहिक मामलों में प्राथमिकी यानी FIR को रद्द करने के जो भी फैसले होते हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि दोनों पार्टियां समझ चुकी हैं कि भाई निपटाने में ही फायदा है, इसको निपटा लिया जाना चाहिए और विवाद और कलेश पर विराम लगा दिया जाना चाहिए। अपने ससुर और अन्य लोगों के खिलाफ दायर एक FIR में निर्ममता बरतने के आरोपों को लेकर एवं यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सब बातें कही। और साथ ही ये कहा कि 498A के साथ साथ जो ये इस प्रकार की धाराएं लग रही हैं, 376, 377 यौन उत्पीड़न की, इन पर रोक लगने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बता रहा हूं। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले एक FIR दर्ज हुई जयपुर राजस्थान में, और वहां पर एक पति के ऊपर 376 IPC और 377 IPC भी लगा दिया गया। और दोस्तों, उनकी FIR को एक बार पढ़ने पर ही यह साफ नजर आ रहा था, ना तो इसमें 376 चल सकता है, ना तो 377 चल सकता है। और मैंने उनसे कहा भी यही कि भाई इसमें 376, 77 चलेगा ही नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर मेरे समझ में आ रहा है या मेरे जैसे 10 और लोगों की बात समझ में आ रही है, तो ये बात उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के समझ में क्यों नहीं आई कि भाई इस पे 376 नहीं लगेगा। पति है, पत्नी है, दोनों के बीच डाइवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है, और उसके बावजूद लड़की लिखाती है कि भाई शादी से पहले हमारे बीच में प्रेम संबंध था और इसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद शादी हो गई, तो जब शादी हो गई तो अपराध ही खत्म हो गया। भाई 376 कब बनता है? 376 बनता है जब आपने फोर्सफुली किसी के साथ ऐसा अपराध किया, या फिर आपने किसी को धोखा देकर, झांसा देकर के ऐसा अपराध किया और बाद में शादी से मुकर गए। लेकिन जब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आप कुछ समय रह लिए, आपके विवाद हो गए, डाइवोर्स का केस चल रहा है, मीडिएशन चल रही है, अब 376 लगेगा। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, इनको सबसे पहले तो पढ़ाने की जरूरत है। इनकी वर्कशॉप लगानी चाहिए सरकार को कि कौन सी धाराएं लग रही हैं, कौन सी धाराएं नहीं लग रही हैं। और इस प्रकार की जो गलत धाराएं इंपोज कर दी जाती हैं, ऐसे इंपोज करने वालों पर भी कार्यवाही मुकर्रर करनी चाहिए कोर्ट को। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि इस पर कौन सी धारा लगेगी, कौन सी धारा नहीं लगेगी, तो फिर उस व्यक्ति को जांच में नहीं लाया जा सकता, यानी उसका स्टैंडर्ड जांच के लायक है ही नहीं। वो क्या जांच करेगा जब उसे इतना ही नहीं पता कि कौन सी धारा लगनी चाहिए और कौन सी नहीं लगनी चाहिए। या तो फिर आपने अपने फायदे के लिए इस प्रकार की धाराएं लगा दी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अब होगा क्या इसमें? अल्टीमेटली पता उसको भी है 376, 77 चल नहीं सकती। तो जब लड़का वहां पर गया तो लड़के से पैसे की डिमांड की गई, जी पैसे दीजिए, 76 भी हटा देंगे, 77 भी हटा देंगे। 77 के लिए कुछ नहीं लिखा। लड़की ने बोला लड़के ने मेरे साथ ओरल सेक्स किया। ना तो कोई डेट गिवन है, ना तो कोई टाइम गिवन है, कुछ इंसिडेंट गिवन नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। कैसे 76, 77 लग जाएगी? लेकिन आपने फिर भी लगा दी, क्योंकि आपको पता है कि जब ये धाराएं हटेंगी तो उसका अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा। तो करप्शन दोस्तों हमारे देश में चल रहा है, और इस करप्शन की वजह से ही ये सारी चीजें, आधे से ज्यादा गलत चीजें इस करप्शन की वजह से होती हैं। मैं तो दोस्तों सीधी बात करता हूं, देखिए हिडन कैमरा लगाओ आज के समय पे। अगर कोई भी ऐसी रिश्वतखोरी कर रहा है, एंटी करप्शन में जाओ, नौकरी खा जाओ। क्योंकि अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, वरना तो ये लोग गलत करते ही रहेंगे। एक आदमी की नौकरी जाएगी तो 10 उससे प्रभावित होंगे। तो न्याय व्यवस्था ऐसे ही ठीक नहीं होगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। पुलिस स्टेशन से लेकर के ऊपर तक सब कुछ जो भी गलत है उसको ठीक करना पड़ेगा। अब शुरुआत देखिए कहां से होती है। पहले तो FIR ही दर्ज होती है। तो जब FIR में इतना सब कुछ हो जाएगा तो फिर जो लड़का है वो तो बेचारा वैसे ही हैरेस हो गया। आधी से ज्यादा जान तो उसकी वैसे ही निकल गई। एक तो FIR दर्ज होगी, ऊपर से उसको डराया जा रहा है तरह तरह से। उसके बाद उसको इतना पैसा देना पड़ रहा है, पुलिस चौकी में भी पैसा देगा, फिर अपना केस लड़ाने के लिए भी पैसा देगा। और जग जाहिर है कि क्या चल रहा है, सब पता है, सबको पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये चीजें पता नहीं, लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। यहां पर जो मामले की मैंने बात करी वो इसी रेफरेंस में है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई इस प्रकार के जो आप
आरोप लगाते हैं 498 केस ए के साथ, इसको डिमोटिवेट करना चाहिए, इस प्रैक्टिस पर लगाम लगनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।